हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप सब ने अपना 3 मंथ्स का स्टडी प्लानर बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो बना लो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग योर रिविजन और प्रिपरेशन। ओके, स्टिल यू हैव इनफ टाइम। आपके 4 सितंबर या 4 सितंबर से पेपर शुरू हैं। जिनका ग्रुप 2 है उनके 10 सितंबर से शुरू हैं आई गेस। So you have enough time, just prepare well, study well and score well. Okay, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। In today's class we will study all the provisions related to electronic commerce operator, like what is the meaning of electronic commerce operator, what are their roles and responsibilities, what all compliances they have to do. So all of this we will study in today's class in a comprehensive manner. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ऑपरेटर होते क्या है। तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी, आई एम श्योर, है ना। आजकल हर कोई अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से हम चीजें खरीदते ही है ना। तो जब भी हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी गुड्स या सर्विस बाय करते हैं, ओला हो गया आपका, उबर हो गया, आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, है ना। तो जब भी आप कुछ खरीदते हो या बेचते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ओवर अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एंड द पर्सन हु इज मैनेजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जो अमेजोन को मैनेज कर रहा है, जो फ्लिपकार्ट को मैनेज कर रहा है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब Amazon is the electronic commerce operator, Flipkart is the electronic commerce operator, Ola, Uber, Zomato, all these are the electronic commerce operator. So electronic commerce means supply of goods and or services including digital products over a digital electronic platform. तो कोई भी गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि व्हेन अ कस्टमर बाइज अ मोबाइल फोन ऑन Amazon और ऑर्डर्स फूड थ्रू Zomato और बुक्स अ राइड वाया ओला, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नाउ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन who owns, operates and manages an electronic platform for supply of goods and services। और जो इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल Amazon, Flipkart, Meesho are the electronic commerce operator for goods. Zomato, Swiggy are the electronic commerce operator for food delivery. Ola, Uber are the electronic commerce operator for cab booking services। ठीक है, तो जो भी आप ऑनलाइन कुछ भी सर्विसेज लेते हो या गुड्स लेते हो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, और जो पर्सन उस प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, तो आप अमेजोन पे जाके क्या करते हो? आप कपड़े खरीदते हो, फोन खरीदते हो, कैमरा खरीदते हो, प्लांट्स खरीदते हो, ईयरफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या ग्लासेस खरीदते हो। तो आप क्या करते हो? अमेजोन क्या करता है, या तो खुद के प्रोडक्ट्स, ओन प्रोडक्ट्स, या फिर अदर सप्लायर के प्रोडक्ट्स वो अमेजोन पे लिस्ट करता है, अमेजोन के पोर्टल पे लिस्ट करता है। आप एज अ कस्टमर जाते हो, अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो। अमेजोन क्या करता है, वो सप्लायर से प्रोडक्ट उठाता है और आपको डिलीवर कराता है। और आप क्या करते हो? आप अमेजोन को, आप कस्टमर हो, आप अमेजोन को क्या करते हो? पेमेंट करते हो। ठीक है, अमेजोन क्या करता है? अमेजोन अपना कमीशन डिडक्ट करता है, और कमीशन डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट किसको कर देता है? अदर सप्लायर को कर देता है। तो ऐसे पूरा का पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, ईदर ईसीओ इटसेल्फ सप्लाइज द गुड्स और सर्विसेज, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने खुद के प्रोडक्ट सप्लाई करेगा अपने पोर्टल के थ्रू, या फिर अदर सप्लायर के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा और सप्लाई करेगा कंज्यूमर को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैप ऑपरेटिंग इन इंडिया डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज ऑफ अदर सप्लायर्स। ठीक है, बहुत सारे सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं इन पोर्टल्स पे, एंड कस्टमर बाय सच गुड्स थ्रू दीज पोर्टल। और कस्टमर ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता है इन पोर्टल से। ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर, द एक्चुअल सप्लायर जो होता है वो सप्लाई करता है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू द ऑपरेटर, ऑपरेटर के थ्रू वो सप्लाई करता है, डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स को। और जो कंसिडरेशन होता है
ऑपरेटर कलेक्ट करता है कंज्यूमर से और एक्चुअल सप्लायर को पास कर देता है आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन ऑन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो अपना कमीशन और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, रखने के बाद, बाकी का पैसा ऑपरेटर किसको दे देता है? सप्लायर को दे देता है। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मार्केट चलता है। ठीक है। अब जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे जीएसटी ऑन सर्टेन नोटिफाइड सर्विसेज नॉट गुड्स। कुछ ऐसी सर्विसेज नोटिफाइड हैं अंडर जीएसटी एक्ट जिस पे अगर वो सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही हैं तो उस पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी ईसीओ की है। ठीक है। तो इन शॉर्ट देयर आर 5 सर्विसेज विच हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट कि अगर ये सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही हैं तो ये ईसीओ की जिम्मेदारी है उन पे पूरा का पूरा टैक्स पे करने की। और दूसरी जिम्मेदारी ईसीओ की क्या है कि अगर इन 5 सर्विसेज के अलावा कोई और सप्लाई हो रही है किसी गुड्स या सर्विसेज की ईसीओ के थ्रू, तो ईसीओ को क्या करना है? टैक्स कलेक्ट करना है ऑन द सर्विसेज और गुड्स सप्लाइड थ्रू दैट ईसीओ एंड ईसीओ कलेक्ट्स द पेमेंट। अगर ईसीओ उनसे पेमेंट भी कलेक्ट करता है तो ईसीओ की ये जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर से टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टैक्स पेबल बाय ईसीओ और नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कौन सी है वो नोटिफाइड सर्विसेज जिसपे ईसीओ को टैक्स पे करना है? सो देयर आर 5 सच सर्विसेज on which ECO is required to pay the taxes if such services are supplied to it। अगर वो सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही हैं तो ये ईसीओ की जिम्मेदारी है कि वो पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराए। ठीक है। इसमें से सबसे पहली सर्विस है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस। इन शॉर्ट, transportation of passenger by any motor vehicle except omnibus if supplied through an ECO, then ECO is liable to pay tax on that services supplied। Example, you book a cab through Ola, आपने ओला के थ्रू एक कैब बुक करी। Now the actual driver is Mr. Raj, a sole proprietor। In this case, Ola is liable to pay GST on the fare charge। तो जो आप पेमेंट करते हो उस पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? ओला की है, ना कि मिस्टर राज की है। ठीक है। सेकेंड सर्विस है आपकी सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस। हमने ऊपर क्या बोला था? एक्सेप्ट ओमनीबस। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ओमनीबस के थ्रू दे रहे हो तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा एक्सेप्ट इन वन केस, अगर सप्लायर कंपनी है जो सप्लाई कर रहा है सर्विस, अगर वो कंपनी है तो कंपनी टैक्स पे करेगी। अगर कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। रेड बस फैसिलिटेट्स बुकिंग फॉर शर्मा ट्रेवल्स। ठीक है। अ सोल प्रोप्राइटर, रेड बस इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। क्योंकि यहाँ पे शर्मा ट्रेवल्स जो है जो सप्लायर है वो कंपनी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विच इज रेड बस इन दिस केस विल पे द जीएसटी। सेकेंड एग्जाम्पल आता है रेड बस बुक्स अ टिकट विद एसआरएस ट्रेवल्स लिमिटेड। नाउ द सप्लायर इज कंपनी, क्योंकि सप्लायर कंपनी है तो in this case the company, the supplier will pay the taxes, therefore SRS travel will pay the GST directly and not the red bus will pay। तो in short, आप कोई भी मोटर व्हीकल के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो ईसीओ के थ्रू एक्सेप्ट ओमनी बस, तो ईसीओ विल पे द टैक्सेस। और अगर ओमनी बस के थ्रू कर रहे हो इन दैट केस ऑल्सो ईसीओ विल पे द टैक्सेस एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर इज अ कंपनी। ठीक है। अगर सप्लायर कंपनी है तो कंपनी खुद पे करेगी। अगर कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है जो ओमनी बस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्सेस। नंबर थर्ड इज सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल। अगर हम कोई एकोमोडेशन की सर्विस देते हैं होटल्स, गेस्ट हाउस, कैंप साइट्स, क्लब्स में या किसी और कमर्शियल प्लेस पे मेंट फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पस, अगर आप कोई भी एकोमोडेशन की सर्विस दे रहे हो फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पसेस, देन ईसीओ विल पे द टैक्सेस एक्सेप्ट एक चीज छोड़ के वेयर द सप्लायर इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, if the supplier
is registered, अगर supplier registered है तो that supplier will pay the taxes. अगर supplier unregistered है और वो ECO के थ्रू सर्विस दे रहा है then ECO will pay the taxes. ठीक है, ये बात आपको याद रखना है. ये एक्सेप्शन आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में नहीं है. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में एक ही एक्सेप्शन है ओमनी बस का, where the supplier is a company. However, in case of accommodation service, अगर supplier registered है तो वो सप्लायर खुद अपना जीएसटी देगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यू बुक अ होम स्टे वाया एयरबीएनबी, अपने एयरबीएनबी के थ्रू एक होम स्टे बुक करा फ्रॉम अ होस्ट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में. सो इन दिस केस एयरबीएनबी विल पे द टैक्सेस ऑन द बुकिंग. However, if the host is registered under GST, अगर host GST में registered है, then tax will be paid by the host, that is supplier itself. अगर host registered है, अगर supplier registered है, then that supplier will pay the taxes. अगर supplier unregistered है, so ECO will pay the taxes. In this case, Airbnb will pay the taxes. ठीक है. नेक्स्ट सर्विस है आपकी सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग. अगर कोई हाउस कीपिंग की सर्विस आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सेम एक्सेप्शन है जैसे एकोमोडेशन में एक्सेप्शन था कि अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इन दैट केस ECO विल पे द टैक्सेस. अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद अपना टैक्स देगा. एग्जाम्पल, अर्बन क्लैप सेंड्स अ प्लम्बर टू फिक्स योर सिंक. नाउ प्लम्बर जो है वो 10 लाख रुपए कमाता है पूरे महीने के, तो ही पूरे साल के इनफैक्ट, तो वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो अनरजिस्टर्ड है. इन दिस केस अर्बन क्लैप इज लाइबल टू पे द जीएसटी. लेकिन अगर प्लम्बर जो है वो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी में, देन प्लम्बर इटसेल्फ विल पे द टैक्स एंड नॉट द अर्बन क्लैप. ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है. एकोमोडेशन सर्विस के केस में और हाउस कीपिंग के केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा. ठीक है. फिफ्थ सर्विस है आपकी सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट सेक्टर लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस. सबसे पहले ये बात याद रखो कि अगर रेस्टोरेंट की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्सेस. एक्सेप्ट इन केस अगर वो रेस्टोरेंट जो है वो किसी ऐसी प्रीमाइसेस में है जो कि स्पेसिफाइड प्रीमाइस है, तो वहां पे वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस टैक्स पे करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे नहीं करेगा. तो सबसे पहले स्पेसिफाइड प्रीमाइस का मतलब समझ लेते हैं. ठीक है. स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल एकोमोडेशन सर्विस हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ एकोमोडेशन अबव 7500 पर यूनिट पर डे. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई रेस्टोरेंट आपका ऐसे होटल में है जिस होटल का रूम रेंट जो है 7500 या उससे ज्यादा है, 7500 से ज्यादा है, और उस रेस्टोरेंट से आप कोई फूड ऑर्डर करते हो किसी ईसीओ के थ्रू, तो वो होटल टैक्स पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. यू ऑर्डर फूड फ्रॉम बिरयानी हाउस अ स्टैंड अलोन लोकल रेस्टोरेंट वाया स्विगी. स्विगी से आपने बिरयानी ऑर्डर करी. इन दिस केस स्विगी पे द जीएसटी ऑन द फुल अमाउंट. If you order food from a Taj restaurant located in a Taj hotel, ताज होटल में एक ताज रेस्टोरेंट है और ताज होटल जो है वो एक हाई एंड होटल है जिसमें रूम का टैरिफ कितना है 7500 से ज्यादा पर डे वाया जोमेटो. तो फिर इस केस में क्या होगा, जोमेटो डज नॉट पे द जीएसटी, जोमेटो नहीं पे करेगा, ताज रेस्टोरेंट विल पे द जीएसटी डायरेक्टली एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड सप्लायर. ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगर रेस्टोरेंट जो है वो ऐसे किसी होटल में है जिसका टैरिफ 7500 से ज्यादा है, तो दैट होटल विल पे द टैक्सेस, ईसीओ विल नॉट पे द टैक्सेस. अदरवाइज इन एवरी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, ईसीओ विल पे द टैक्सेस. ठीक है, तो 5 सर्विसेज हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं. सबसे पहले पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट ओमनीबस. सेकेंड हमने पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर इज अ कंपनी. थर्ड हमने पढ़ी है एकोमोडेशन की सर्विस. फोर्थ हमने पढ़ी है हाउस कीपिंग की सर्विस एंड लास्ट हमने पढ़ी है रेस्टोरेंट सर्विस की सर्विस. सो अगर ये 5 सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होती हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस,
तो इन पे टैक्सेस कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। इनके अलावा अगर कोई और भी सर्विसेज हैं या कोई और गुड्स हैं जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, then that supplier will pay the taxes and ECO is only liable to collect TCS। ठीक है, अभी TCS वाला पॉइंट हम आगे समझते हैं, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑल प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सर्विसेज। तो ये जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, 5 नोटिफाइड सर्विसेज हैं, सिर्फ इन्हीं सर्विसेज पे ईसीओ टैक्स पे करेगा, इसमें गुड्स कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ऑल प्रोविजंस ऑफ द CGST और IGST एक्ट शेल अप्लाई टू सच ईसीओ। सारे प्रोविजंस जो हैं इन 5 सर्विसेज के लिए ईसीओ पे ही लगेंगे, एज इफ ही इज द सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू द सर्विस ऑफ अबव सिनेरियो। ठीक है, थर्ड है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सप्लायर। तो ईसीओ के थ्रू जो भी सप्लाई हो रही है रेस्टोरेंट सर्विसेज की, वो ईसीओ के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, वो जो एक्चुअल सप्लायर है उसके टर्नओवर में ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि वो ईसीओ का टर्नओवर तो है ही नहीं, ईसीओ तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपने कंज्यूमर्स के पास तक रीच कर सकते हो, लेकिन वो ईसीओ का टर्नओवर नहीं है। टर्नओवर सेल्स तो वो एक्चुअल सप्लायर की है, तो उस एक्चुअल सप्लायर के ही टर्नओवर में ऐड होगा। नेक्स्ट है जीएसटी टू बी पेड बाय सप्लायर्स ऑन सर्विसेज नॉट नोटिफाइड। इन 5 सर्विसेज के अलावा अगर कोई और सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही है, तो उनपे जो सप्लायर है वो खुद अपना टैक्स पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर ईसीओ प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विसेज अंडर द सेम ऑर्डर। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको रेस्टोरेंट से सर्विस आई है, आप रेस्टोरेंट की सर्विस भी दे रहे हो और आप उसके संग कुछ और गुड्स और सर्विसेज भी दे रहे हो। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट रेस्टोरेंट सर्विस जो ईसीओ के थ्रू दे रहे हो, इट इज एडवाइजेबल दैट ECO should raise a separate invoice। तो उस पे इनवॉइस कौन रेज करेगा? ECO रेज करेगा ऑन द रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू सच ECO। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो जीएसटी के सारे प्रोविजंस जो है वो ईसीओ पे लगेंगे, इसलिए टैक्स इनवॉइस रेज करने की जिम्मेदारी भी ईसीओ पे ही है, क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट सर्विस है वो ईसीओ के थ्रू ही सप्लाई हो रही है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब हमने समझ लिया है, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस के केस में स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मैं अगर आपको सीधी भाषा में बताऊं तो ऐसे होटल्स जहां पे एक रूम का टैरिफ कितना है? अबव 7500 पर यूनिट पर डे। तो अगर ऐसे किसी होटल में जो रेस्टोरेंट है, अगर आप उससे खाना ऑर्डर करते हो जोमैटो या स्विगी के थ्रू, तो वो होटल खुद अपना टैक्स पे करेगा, जोमैटो और स्विगी पे नहीं करेंगे। ठीक है, now person liable to pay GST on above notified services when supplied through ECO if ECO is located in the taxable territory। अगर ECO taxable territory में located है तो जो person liable है वो ECO खुद है। अगर ECO का कोई physical presence नहीं है taxable territory में, तो person liable to pay tax is the person representing that ECO। तो उस ECO को जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्सेबल टेरिटरी में, दैट पर्सन विल पे द टैक्सेस। लेकिन अगर ईसीओ को ना ही फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, इन दैट केस ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ पर्सन एज हिज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द टैक्स। तो ईसीओ को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड दैट पर्सन विल पे द टैक्सेस। ठीक है, now the second responsibility of electronic commerce operator is to collect TCS under section 52 of the CGST Act। तो देखो, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, अगर वो ये नोटिफाइड सर्विसेज दे रहा है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की, जिसमें आपकी कौन कौन सी आती है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय ओमनी बस, ठीक है, थर्ड आपकी आती है होटल अकोमोडेशन, फोर्थ आपकी आती है हाउसकीपिंग, और फिफ्थ आपकी आती है रेस्टोरेंट की सर्विस। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सारी सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे ईसीओ को क्या करना है? पे करना है टैक्स। ठीक है, इसके अलावा अदर कोई गुड्स या सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं
तो ECO इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS, ECO को TCS कलेक्ट करना है ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट द रेट ऑफ 0.5%, प्रोवाइडेड जो ECO है वो सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट भी कलेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ECO अपने खुद के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता है तो उस केस में TCS की लाइबिलिटी नहीं आती है। TCS की लाइबिलिटी कब आएगी? अगर ECO जो है दूसरे सप्लायर्स के प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है और उनके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है। इन दैट केस ECO इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द TCS। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ECO या तो खुद के प्रोडक्ट्स भी करता है डिस्प्ले और अदर सप्लायर के भी करता है। तो TCS की लाइबिलिटी कब आएगी? जब ECO दूसरे सप्लायर के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता है, उनकी डिलीवरी करता है, उनकी सप्लाई करता है और उसके बदले में वो कस्टमर से पेमेंट भी कलेक्ट करता है सप्लायर के बिहाफ पे। ठीक है, तब ECO को TCS कलेक्ट करना है। ओके, तो क्या कैसे हो गया? अगर ये 5 सर्विसेज है तो टैक्स पे करना है, इसके अलावा कोई और सर्विस है तो उसको TCS कलेक्ट करना है। ठीक है, सो every ECO not being an agent is mandatorily required to collect TCS on the net value of taxable supplies, that is total sales minus sales return। किस अमाउंट पे TCS कलेक्ट करना है? जितनी सेल्स करी उसमें से माइनस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न, उस पे एट द रेट ऑफ 0.5% विच इज 0.25% CGST plus 0.25% SGST made through it by the supplier, सप्लायर के थ्रू हो रही है। and ECO collects consideration on behalf of the supplier for the supply। और ECO जो है वो consideration भी collect कर रहा है on behalf of that supplier। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो हमने सोल्ड किया है 1120 रुपए का, जिसमें से 12% GST भी इंक्लूड है थ्रू एन ऑपरेटर बाय अ सप्लायर। सो ऑपरेटर क्या करेगा? यहाँ पे TCS कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 0.5% ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST। तो 1120 रुपए में 120 रुपए तो GST है, तो टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज पे 0.5% TCS कलेक्ट करेगा विच इज ₹5 एंड वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ठीक है, नेट वैल्यू हमने देख ही लिया है। नेट वैल्यू इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज other than notified services under section 9 subsection 5 by all the registered persons supplied through the operator। इन सर्विसेज को छोड़ के, ये जो 5 सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को छोड़ के अगर कोई और सप्लाई ECO के थ्रू होती है और ECO उसके अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट करता है तो ECO को TCS भी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट्स through a website hosted by him. Does he fall under the definition of electronic commerce operator? If yes, whether he is required to collect TCS on such supplies? तो पहली बात, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? अपनी खुद की वेबसाइट मैनेज कर रहा है और उस पर प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सो एज पर द डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, ही इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो क्या उसे TCS कलेक्ट करना है? हमने क्या पढ़ा है? TCS कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कब आएगी? जब ECO जो है वो अदर सप्लायर्स के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तब ECO को TCS कलेक्ट करना है। अगर वो खुद के प्रोडक्ट डिस्प्ले करके बेच रहा है तो ECO को TCS नहीं कलेक्ट करना है। ठीक है, एक बार आंसर रीड कर लेते हैं। An electronic commerce operator is any person who owns, operates, manages an electronic platform for supply of goods and or services। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैनेज भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, ओन भी कर रहा है। Therefore, Mr. X will come under the definition of electronic commerce operator। However, according to section 52 of the CGST Act, TCS is required to be collected on the net value of taxable supplies made through it by the other supplier। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर अदर सप्लायर के प्रोडक्ट्स सप्लाई हो रहे हैं वेयर द कंसिडरेशन इज टू बी कलेक्टेड बाय द ECO और ECO कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, ओनली इन दैट केस अंडर सेक्शन 52 आपको TCS कलेक्ट करना है।
इन केसेस वेयर समवन इज सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स थ्रू अ वेबसाइट, अगर आप खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वेबसाइट पे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. ओके, these transactions will be liable to GST at the prevailing rate. इन पे आप नॉर्मल GST पे करोगे, इन पे आप TCS कलेक्ट नहीं करोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज if Mr. A purchases goods from different vendors से goods purchase कर रहा है, and in turn Mr. A is selling them on his own website under his own billing. ये भी सेम काम कर रहा है, दूसरों से खरीद के आगे बेच रहा है through his own website. Is TCS required to be collected on such supplies? तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो रही है. मिस्टर ए है, वो पहले वेंडर से गुड्स परचेज कर रहे हैं और फिर अपनी वेबसाइट पे उन्हें सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, क्योंकि वो वेबसाइट पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो टीसीएस तो नहीं लगेगा. और रही इसकी बात, तो ये एक नॉर्मल सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है. यहाँ पे मिस्टर ए टैक्स पे करेंगे और उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे. इट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन. ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं. नो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट, TCS is required to be collected on the net value made through electronic commerce operator by other supplier where consideration is collected by the ECO. अगर कोई और सप्लायर ECO के थ्रू सप्लाई कर रहा है और ECO सिर्फ कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है, इन दैट केस TCS लगेगा. यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो अपने ही प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए TCS नहीं लगेगा. In this case, there are two transactions. Mr. A purchases the goods from the vendor and those goods are sold through his own website. For the first transaction, GST is leviable and will need to pay to the vendor on which credit is availed by Mr. A. तो इस पे जो Mr. A ने टैक्स पे किया होगा वेंडर को, उस पे वो ITC क्लेम कर लेंगे. The second transaction is a supply on his own account and not by the other supplier, and hence there is no requirement to collect tax at source. The transaction will attract GST at the prevailing rate. इस पे जो मिस्टर ए हैं वो नॉर्मल जीएसटी पे करेंगे अपना, इस पे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ रजिस्ट्रेशन. अब हमने दो ईसीओ पढ़ लिए. पहला ईसीओ कौन है, जो टैक्स पे करता है नोटिफाइड सर्विसेज पे, और दूसरा ईसीओ कौन है, जो टीसीएस कलेक्ट करता है अंडर सेक्शन 52. So in both the cases, every ECO, whether he is collecting tax or paying tax on notified services, is compulsory required to take registration. हर एक ECO को, चाहे वो टैक्स पे कर रहा है चाहे वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है. ECO who are required to collect TCS under section 52, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है एज अ टैक्स कलेक्टर. ठीक है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अपनी सर्विसेज के लिए और उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उसे टीसीएस भी कलेक्ट करना है, इन दैट केस उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ टीसीएस कलेक्टर. लेकिन फॉर ECOs who have to pay tax on notified services under section 9 subsection 5, they are not required to take separate registration if already registered. लेकिन अगर वो ECO ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो नोटिफाइड सर्विसेज, जो हमने 5 नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ी हैं, उनको सप्लाई करवा रहा है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू और उन पे टैक्स पे कर रहा है, तो उन 5 सर्विसेज के लिए उसे अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. ठीक है, तो ECO अगर टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है. अगर ECO सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है तो उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. ठीक है. नाउ रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द ECO. अगर वो टैक्स पे कर रहा है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 तो उसको जीएसटी पे करना है. और वो कौन सी रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटी नॉर्मल रिटर्न फाइल करेगा, GSTR 3B एंड GSTR 1. ड्यू डेट्स क्या है, 20th और 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो GSTR 3B और 1 की ड्यू डेट्स होती हैं. अगर वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो उसको 0.5% टीसीएस कलेक्ट करना है, GSTR 8 फाइल करनी है और बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसको रिटर्न भी फाइल करनी है और उसको टीसीएस भी डिपॉजिट कराना है. और अगर वो खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो उसको जीएसटी पे करना है एज अ सप्लायर. सेम वो 3B और 1 फाइल करेगा एंड ड्यू डेट क्या होगी, 20th एंड 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ठीक है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. अगर वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो उसको GSTR 8 फाइल करना है, उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ टैक्स कलेक्टर.
उसके अलावा अगर कोई और सर्विसेज वो दे रहा है या फिर वो नोटिफाइड सर्विस दे रहा है या वो खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है। उसको जीएसटीआर 1 एंड 3 भी ही फाइल करनी है बाय 20th और 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो ईसीओ कौन है, ओला एंड उबर। तो ओला एंड उबर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, सो इट इज अ नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है, ईसीओ को टैक्स पे करना और टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। सेम वे जोमेटो एंड स्विगी रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है विच इज अ नोटिफाइड सर्विस एंड हेंस ही हैज टू पे द टैक्स और उसको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अब जैसे मीशो को लेते हैं, मीशो कौन है, रीसेलर है, तो वो नोटिफाइड सर्विस नहीं है, इसीलिए ईसीओ को यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52। रेड बस है, अगर वो रेड बस जो है वो ओमनी बस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है। अगर जो सप्लायर है वो कंपनी है तो नोटिफाइड सर्विस नहीं है, ईसीओ को जो है टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन अगर सप्लायर कौन है ओमनी बस के केस में, इंडिविजुअल है या नॉन कंपनी है, देन इट इज अ नोटिफाइड सर्विस एंड ईसीओ को टैक्स पे करना है, टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो आप एक बार ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि कब ईसीओ को पूरा का पूरा टैक्स पे करना है और कब ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो जीएसटी में कवर्ड हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ऑल दीज प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर डिफरेंट चैप्टर इन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, जिसे हमने एक साथ कोलेट करके पढ़ा है टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द प्रोविजंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, सारे प्रोविजंस समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।